जोहार, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्टूडेंट सर्किल रांची में स्वागत करता हूं। और आज के इस विशेष सत्र में हम एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। आमतौर पर जो बच्चे भारतीय अर्थव्यवस्था की तैयारी करते हैं उनके सामने सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या होती है कि उन्हें अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र से संबंधित कई ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसकी क्लियर समझ नहीं होती है। वो मोटा मोटी जानने का प्रयास करते हैं। और अगर आप जेपीएससी का अगर सिलेबस को देखें या यूपीएससी की भी आप तैयारी करते हैं या बीपीएससी की भी तैयारी करते हैं तो जब तक अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है उस महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को आप नहीं जानेंगे तब तक आपका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होता है। जैसे एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जो आज हम डिस्कस आपके साथ कर रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट टॉक में सिंपल आप सभी इस बात को जानते होंगे, जीडीपी, राइट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जितने भी लोग ऑफलाइन हैं या ऑनलाइन हैं सभी लोग इसका नाम सुने होंगे, जीडीपी, है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है केवल स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक या दो लाइन में जीडीपी की परिभाषा को रिमेंबर करते हैं और फिर उसके अध्ययन के आधार पर उससे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। कैसे आप जानेंगे? क्योंकि जीडीपी की जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट को हम समझने का प्रयास करेंगे तो जीडीपी दो तरह का होता है। हम बात करेंगे, आपको समझाएंगे कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और जीडीपी एट मार्केट प्राइस, राइट। तो सबसे पहले हम देखें कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो होती है यानी कि बाजार मूल्य पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है उसकी क्या परिभाषा है और किस तरह से उसकी गणना करते हैं। देखो, जीडीपी की क्या परिभाषा है कि किसी भी देश की घरेलू सीमा में उसके निवासियों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं, है ना। ये मौद्रिक मूल्य जो है ये एक तरह से हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस की बात करते हैं। तो जब हमने बात किया जीडीपी की तो जीडीपी की परिभाषा के अंतर्गत जो सबसे पहला टर्म आया कि घरेलू सीमा, है ना, कि किसी भी जो देश है उस देश की घरेलू सीमा के भीतर अगर एक वर्ष में वस्तु एवं सेवाओं का जो अंतिम वस्तु एवं सेवा हैं उसके उत्पादन का जो मूल्य होता है वह मूल्य जो है जीडीपी कहलाती है। तो ये घरेलू सीमा क्या है? आमतौर पर मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों ने इस पे ज़्यादा ध्यान दिया होगा कि घरेलू सीमा का मतलब क्या है ना। पता है घरेलू सीमा क्या है? तो घरेलू सीमा के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं या क्या क्या चीज़ इसमें आ सकता है। तो पहला तो आपका आएगा इसमें भौगोलिक सीमा, यानी भारत की जो भौगोलिक सीमा है वो भौगोलिक सीमा जो है घरेलू सीमा के अंतर्गत शामिल होता है, पहला इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा कि आंतरिक समुद्री क्षेत्र। अब आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि आंतरिक समुद्री क्षेत्र क्या होता है और जीडीपी में इसका क्या रोल है। भौगोलिक सीमा तो आमतौर पर अगर भारत के नक्शे को देखेंगे, उसके बाउंड्री को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भारत का ये भौगोलिक सीमा है। लेकिन घरेलू सीमा के अंतर्गत भौगोलिक सीमा तो शामिल होता ही है। मैं कह रहा हूं कि उसके अतिरिक्त जो है
घरेलू सीमा के अंतर्गत आंतरिक समुद्री क्षेत्र शामिल होता है। और ये आंतरिक समुद्री क्षेत्र जो होता है, हमारा जो भौगोलिक सीमा है उससे 12 समुद्री मील जो है समुद्र में हम जाते हैं, 12 समुद्री मील, तो सारे एरिया को हम घरेलू सीमा के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो जब जीडीपी की गणना करेंगे तो उसमें आपका जो भौगोलिक सीमा की बाउंड्री जहां खत्म होती है वहां से समुद्र की ओर जाएंगे 12 नॉटिकल मील, और 1 नॉटिकल मील लगभग 1.85 किलोमीटर के करीब होता है। तो 12 नॉटिकल मील का मतलब क्या है कि लगभग 22 किलोमीटर जो हमारी भौगोलिक जो सीमा जहां खत्म होती है, और अगर उससे जुड़ा हुआ समुद्र है, जैसे आप देखोगे कि भारत की जो सीमा देखोगे तो दक्षिण भारत में या आप गुजरात की ओर जाओगे तो वहां देखोगे कि समुद्र भी है ना। तो उस समुद्री सीमा में जो हमारा बाउंड्री, लैंड से बाउंड्री खत्म हो रहा, तो वहां से फिर 22.5 किलोमीटर के करीब अंदर आप घुसोगे, यानी 12 नॉटिकल मील अंदर जाओगे समुद्र में, तो उसके अंतर्गत भी जो गतिविधि हो रही उसको भी जीडीपी में शामिल करते हैं। ये तो ध्यान नहीं जाता है आपको, राइट। उसी तरह से अगर साउथ इंडिया में चले जाओ, केरल के पास भी चले जाओ, या फिर तमिलनाडु के पास चले जाओ, आंध्र प्रदेश में भी चले जाओ, उसके जो समुद्री सीमा जो है उस इलाके में, तो उड़ीसा में भी आप समुद्र है, तो उन सारे में हमको 12 नॉटिकल मील तक समुद्र में भी जो भी एक्टिविटी होगा, आर्थिक उत्पादन होगा, वह आर्थिक उत्पादन हमारे जीडीपी में काउंट होता है। इसलिए उसको भी ध्यान में रखना, क्योंकि देखो प्रश्न जब बनाई जाती है और आप लोग कहते हो कि प्रश्न बड़ा टफ था, नहीं समझ में आया, तो आप तो 1-2 लाइन जीडीपी आप समझ के जा रहे हो, पढ़ के जा रहे हो, जबकि आपको उसके पूरे कॉन्सेप्ट को देखना। इसके अलावा है ना, हमारा जो दूतावास है, हमारा दूतावास विभिन्न देशों में है ना। तो हमारे दूतावास में हमारे राजदूत रहते हैं, और हमारे दूतावास में भारत के और सारे कर्मचारी रहते हैं। तो उनके द्वारा भी जो उत्पादित वस्तु एवं सेवा का जो मूल्य होगा वो हमारे जीडीपी में काउंट होगा। इसके अलावा आप देखो कि एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, कंसुलेट। देखो कंसुलेट जो ऑफिस होती है ये दूतावास में ही होती है, यानी कंसुलेट ऑफिस जो है विदेशों में जो हमारा दूतावास है, या विदेशों में जो आर्थिक क्रियाकलाप होता है भारत के द्वारा, उसके इकोनॉमिक एक्टिविटी के संदर्भ में एक ऑफिसर्स होता है जिसको कॉन्सुल कहते हैं, और उसकी जो ऑफिस होती है, उसकी जो इलाका होता है उसको कॉन्सुलेट कहते हैं। तो वहाँ की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हमारे जीडीपी में शामिल होता है। इसके अलावा युद्धपोत है ना, जैसे भारत के युद्धपोत हैं या कोई सैन्य अड्डा है ना, किसी देश में हमने सैन्य अड्डा बना लिया, हमने किसी देश में अपनी शांति सेना को भेज दिया, या हमारा जलपोत है, या हमारा वायुयान है, या भारत के जो लोग जो हैं जो 1 वर्ष से कम अवधि तक के दूसरे देश में भी हैं, तो वो फिर वापस आ जाते हैं, 6 महीना के लिए गए कमा के फिर आ गए, तो उनको भी हम घरेलू सीमा के अंतर्गत ही शामिल करते हैं। तो एक तो घरेलू सीमा ध्यान में रखना है जो कि आपने जीडीपी के संदर्भ में समझा। दूसरा, जीडीपी की जो गणना करते हैं उसमें हम कहते हैं कि निवासी है ना, हम लोग निवासी की बात करते हैं, रेजिडेंट की बात करते हैं, सिटीजन की बात केवल नहीं करते हैं। और जो निवासी है उस निवासी के अंतर्गत ये भारत के नागरिक भी शामिल होंगे, यानी जो सिटीजन हैं, और गैर सिटीजन भी शामिल होंगे। गैर नागरिक यानी कि इसमें विदेशी को भी शामिल करेंगे, है ना। अब
जो भारत के ये जो घरेलू सीमा की चर्चा हमने की, उसमें अगर कोई विदेशी नागरिक भी है और वो गतिविधि कर रहा है भारत की घरेलू सीमा में, लेकिन विदेशी नागरिक के संदर्भ में कॉन्सेप्ट है कि 1 साल तक कम से कम होना चाहिए उसकी आर्थिक क्रियाकलाप, 1 साल तक। यानी कि बहुत सारे विदेशी जो हैं भारत में हैं और 1 साल तक जैसे पढ़ने आए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आए, या डॉक्टर आ गए बाहर के विदेश के और भारत में रह रहे हैं और वो सर्विस दे रहे हैं, 1 साल तक दे रहे हैं या 1 साल से अधिक समय तक दे रहे हैं, तो उनका जो इनकम होगा वो भारत के जीडीपी में शामिल होगा। लेकिन जो विदेशी जो है ना, जैसे अमेरिका का दूतावास भारत में है, ठीक है, तो उसमें जो काम कर रहा अमेरिकन, उसकी आय जो है भारत के जीडीपी में शामिल नहीं किया जाएगा। तो निवासी में ध्यान ये रखना है कि ये भारत का भी निवासी होगा और विदेशी भी होगा। विदेशी के संदर्भ में उसमें कॉन्सेप्ट है कि विदेशी को कम से कम 1 साल तक भारत के घरेलू सीमा में आर्थिक गतिविधि करना है, और भारत के घरेलू सीमा में दूसरे देशों का जो दूतावास है, कंसुलेट है, जो भारत में अवस्थित है, वो शामिल नहीं होता है। तो उसमें जो लोग काम करते हैं उन लोगों की आय भारत के जीडीपी में शामिल नहीं होता है, राइट। अब देखो, भारत के कई निवासी हैं जो बाहर गए, है ना, और 1 साल से पहले अगर भारत में आ जाएं तो उनका हम गणना करेंगे अपनी जीडीपी में। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज इसके अंतर्गत हमने बात किया कि एक वित्तीय वर्ष में, है ना, तो भारत का जो वित्तीय वर्ष है, राजकोषीय वर्ष जिसको कहते हैं, यह राजकोषीय वर्ष हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच की जो आर्थिक जो क्रियाकलाप है, जिसमें हम उत्पादन करते हैं वस्तुओं एवं सेवाओं के, तो उसके जो मूल्य होंगे वो जीडीपी में शामिल होंगे। आप देखोगे कि जो वित्तीय वर्ष होता है वो हमारा राजकोषीय वर्ष अलग है, लेकिन आप देखोगे कि आरबीआई का अलग गणना का सिस्टम है, क्योंकि आरबीआई अपना कैलकुलेशन 1 जुलाई से 30 जून के बीच करता है। यहीं पर आप समझ सकते हो, कृषि वर्ष के अंतर्गत एग्रीकल्चर का 1 जुलाई से 30 जून तक किया जाता है। तो हमें इसमें ध्यान रखना कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च का जो टाइम पीरियड है, इसको 1 वर्ष के अंतर्गत शामिल करते हैं। और फिर हम कह रहे हैं कि किसका उत्पादन, तो अंतिम वस्तु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझना है, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य, है ना, यानी कि जो भी हमने यहाँ पर बात किया तो इसका कुल मौद्रिक मूल्य, इसमें ध्यान रखना है कि हम बात करें अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु क्या होता है, जैसे मान लो कि 1 साल में आपने गेहूं का उत्पादन किया, है ना, तो गेहूं अंतिम वस्तु नहीं है। गेहूं से बनेगा आटा, ठीक है, और आटा से बनेगा रोटी। तो ये रोटी का जो मूल्य है ये हमारे जीडीपी में कैलकुलेट होगा, न कि गेहूं भी होगा, आटा भी होगा, रोटी भी होगा। अंतिम वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु का इसमें हम कैलकुलेशन नहीं करते, हम अंतिम वस्तु का कैलकुलेशन करते हैं जीडीपी की गणना में। और मौद्रिक मूल्य है कि बाजार मूल्य, बाजार में उसका जो प्राइस होगा उस प्राइस को हम मौद्रिक मूल्य कहते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि जब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि किसी भी चीज को आप शुरू करते हैं तो उसके लिए कुछ अस्थाई आपको निवेश करना पड़ता है। जैसे कि आपके लिए भूमि होना चाहिए, लेबर की व्यवस्था होनी चाहिए, श्रम की बात व्यवस्था होनी चाहिए, फिर आपके लिए एंटरप्रेन्योर होना चाहिए जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सके, कैपिटल होना चाहिए, तो इसको साधन लागत कहते हैं। लेकिन जब जीडीपी की गणना होती है तो जीडीपी की गणना के अंतर्गत चूंकि हम मौद्रिक मूल्य यानी जीडीपी एमपी की गणना कर रहे हैं, तो जीडीपी एफसी जो होगा, फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी जो होगा, फैक्टर कॉस्ट हमेशा ध्यान में रखना है कि इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये चारों चीज शामिल होता है। तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट की गणना जब आप करेंगे तो जीडीपी
एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, राइट, और प्लस सब्सिडी होता है। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है कई उत्पादक इकाइयों को, तो जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स जो एमपी में लगा, जैसे जीडीपी एमपी जब हम गणना करते हैं तो क्या होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस हमने कर दिया इनडायरेक्ट टैक्स, सरकार उस पर टैक्स लगाती है और इसमें से आप सब्सिडी को घटा लेंगे क्योंकि सब्सिडी सरकार ने दिया है। तो जब हम जीडीपी एमपी की गणना करते हैं, ये जो मैंने डिस्कशन किया वो जीडीपी एमपी का ही डिस्कशन किया, लेकिन कभी कभार फार्मूला के रूप में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फार्मूला के रूप में जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो जीडीपी एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। अब यह इनडायरेक्ट टैक्स को क्यों हम इसमें से घटा रहे हैं, क्योंकि जब हम जीडीपी एफसी कह रहे हैं ना, तो हमारा कारक लागत जो है ना, जैसे फैक्ट्री में कोई चीज उत्पादन कर रहे हैं तो जब हमारा उत्पादन हो रहा है ना, अभी फैक्ट्री से सामान बाहर नहीं गया, तो उसमें हमारी लागत में क्या जुड़ेगी, उसमें हमारी भूमि का किराया जुड़ेगा, हमारी लेबर का कॉस्ट जुड़ेगा, हमारी कैपिटल जो हमने पूंजी इन्वेस्ट किया उसका ब्याज जुड़ेगा, और हमने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कुछ उसमें रिस्क लिया तो हमें प्रॉफिट भी चाहिए। तो ये चीज़ें वहाँ पर जुड़ गया है। लेकिन जैसे फैक्ट्री से बाहर आएगा तो सरकार उस पर टैक्स लगाती है, जीएसटी लग जाएगी उस पर, इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन जब सरकार ने अगर आपको सब्सिडी दिया है कि आप पे कोई इतना सब्सिडी दे रहे हैं, तो फिर वहाँ पर फैक्टर कॉस्ट में हम सब्सिडी को प्लस करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को घटाते हैं। और जब जीडीपी एमपी होगा तो आप देखोगे कि जैसे ही फैक्ट्री से बाहर आया उसमें इनडायरेक्ट टैक्स लगा और फिर उसमें सब्सिडी को घटा दिए। तो इस तरह से आप ये दोनों ही कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और तब जाके जीडीपी आपको रियल सेंस में समझ में आएगी। धन्यवाद।